प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो विज्ञान क्लास 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी तत्व हैं उनको हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के रूप में विभाजित करते हैं। तो ये जो धातु हैं उसके विशेष गुण होंगे, अधातु हैं उसके भी कुछ विशेष गुण होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो धातु है या जो अधातु है उसके भौतिक गुणधर्म और साथ ही साथ उसके रासायनिक गुणधर्म को पढ़ना है, और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्म को। तो धातुओं के, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गुणधर्म होते हैं, उनको आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि जो सबसे पहला प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आएगा वह आएगा धातु एवं अधातु में अंतर करें। और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, यह जरूर पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि धात्विक चमक। जो धातु होते हैं उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि जब वे शुद्ध रूप में होते हैं तब उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप यदि लोहा को ले लें तो जब लोहा एकदम शुद्ध रूप में होगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी, लेकिन उसमें यदि जंग लग गया, उसमें कोरोजन हो गया तो उसका जो चमक है वह छिन जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि उसका शुद्ध रूप में उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होगी, धात्विक चमक होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अंतर में उसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो धातु हैं सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और मुख्यतः वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो कि कठोर नहीं होती हैं, उनके नाम आपको विशेष करके याद करने हैं, जो कि अपवाद हैं। यानी कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वे कठोर नहीं होती हैं, जबकि उनको हम लोग चाकू के द्वारा भी काट सकते हैं। ये क्षारीय धातुएं होती हैं और ये बहुत कोमल होती हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको जरूर याद कर ले, क्योंकि कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जिसके परिभाषा को भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे जो धातुएं होती हैं वे अघात वर्ध्य होती हैं। तो अघात वर्ध्य का क्या मतलब हो गया कि जो धातु है उसका वह गुण जिसके कारण उसको आघात करके, उसको पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, इसलिए आघात वर्ध्य। आघात यानी कि आघात करने पर वह बढ़ रहा है। तो यदि धातुओं को पीटा जाए, यह उसका विशेष गुण है, तो उसको पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोयला कार्बन का बना है, तो क्या आप उसको पीट कर पतला चादर बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, उसका पतला चादर आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपने घरों में जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको देखा होगा, तो जो एल्युमिनियम फॉइल है वह किस चीज का बना है, एल्युमिनियम का बना है। और एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है जिसका हम लोग पतला पत्तर बना सकते हैं, यानी कि पतला उसका चादर बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने सोने के चादर का नाम सुना होगा, या फिर आपने जब बर्फी खाया होगा तो उसमें चांदी का पत्तर लगा होता है, यानी कि चांदी का ऊपर से एक वाइट लगा हो रहता है, चमकीला टाइप का, सिल्वर कलर का। ऐसे में बोलूँ तो सिल्वर कलर का वो चमकीला लगा रहता है। तो वो क्या होता है, वह भी चांदी को पतला उसका किया हुआ रहता है, पतला चादर होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आघात वर्ध्य होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि तन्यता, इनमें तन्यता होती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आघात वर्ध्य का क्या मतलब होता है, तन्यता का क्या मतलब होता है। तो जो धातुएं हैं वे तन्य होती हैं। तन्य कहने का मतलब क्या है कि उनको खींचकर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। तो जो धातु उसका विशेष गुण है उसको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार, यानी कि वो क्या, बहुत तन्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सोना हो गया वह क्या हो गया, धातु हो गया। इस प्रकार से एक और चीज यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट है कि जो धातु होती है वह उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आग लगा हुआ है, यहाँ पर आग लगा दिया गया, और यहाँ पर मैं उसे आग से इस प्रकार से यहाँ पर टच कर रहा हूँ,
तो यदि ये धातु होगा तो आग जो है सो यहाँ से मूव करता हुआ मेरे हाथों तक पहुंच जाएगा, मतलब ये जो उष्मा है वह इसमें चल सकता है। और आप देखते हैं कि आपके घरों में जो तार लगा होता है उसमें विद्युत चल रहा होता है, और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या हम लोग जो घरों में तार लगाते हैं वह धातु का होता है या अधातु का होता है? इसको होता है धातु का होता है। मुख्य रूप से आपके घरों में तार जो लगा रहता है वह कॉपर का लगा रहता है, यानी कि तांबे का लगा रहता है, या फिर यह एल्युमिनियम का लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में जो बहुत सारा वायरिंग होता है उसमें भी कॉपर होता है। साथ ही साथ आप प्रोसेसर में देखेंगे वहाँ पर सोने का भी यूज होता है, सोने के तार का भी यूज होता है। ठीक इसी प्रकार से चांदी का भी तार होता है, वह भी बहुत अच्छा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो धातु होता है वह ध्वनिक होता है, मतलब जब धातु को पीटा जाता है तो उससे ध्वनि निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं सोनोरस। जैसे इसमें आपको बताया गया कि आपके स्कूल में जो घंटी होती है वह लकड़ी का नहीं बनाया जाता है, बल्कि वह किसी धातु यानी कि लोहे का बनाया जाता है, तो उसे टन टन की आवाज़ आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो धातु है उसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर एक और आपको पढ़ लेना है, और वह है गैलियम तथा सीजियम। गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है वह बहुत कम होता है। आप उसको हथेली पर रखेंगे तो उसी के ताप पर वह क्या होगा? मतलब जितना हथेली गर्म है उसी पर वह क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। एक और आप देख सकते हैं कि ये जो लेड और मरकरी है ये धातु होते हैं, लेकिन विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ आपको बताया गया है ये अपवाद है, और इस अपवाद को आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि अपवाद से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म की। तो अधातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है वह धातु से ठीक विपरीत होता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करें धात्विक चमक की, तो जो अधातु है उसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आपको इसको एक अपवाद याद रखना है, और वह है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, तो जो अपवाद है उसे विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब देखेंगे जो अधातु है वह सामान्यतः ठोस होते हैं तथा गैस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और आपको मिल जाएगा यहाँ अपवाद, वह है ब्रोमीन, जो कि क्या होता है? द्रव होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो अधातु होता है वह आघातवर्ध नहीं होता है, वह तन्य नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक इसी प्रकार से वह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक ना होकर कुचालक होता है। जबकि आप देखेंगे कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन का अलग अलग अपर रूप होता है, उसमें एक होता है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो विद्युत का सुचालक क्यों होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि वे सोनोरस या ध्वनिक नहीं होते हैं, और उनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हीरा है उसका गलनांक क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो हीरा है उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, और यह क्या है? यह कार्बन का अपर रूप है, जो कि क्या होता है? अधातु होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो अधातु हैं उनका गुणधर्म धातु से एकदम विपरीत होता है। धातु एवं अधातु का जो अंतर है वह मुख्य रूप से हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उसके रासायनिक गुणधर्मों को नहीं पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, और एक एक करके इसको पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है वह यह है कि जो धातु होते हैं मुख्यतः वे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मतलब मैक्सिमम जो धातु होते हैं वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जब, ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको आ सकता है कि क्या होता है जब धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन से होता है, तो इसका उत्तर आपको देना है कि धातु का ऑक्साइड बनता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपको आ सकता है कि क्या होता है जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि क्या होता है जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो आप देखेंगे कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसके कॉपर के ऊपर एक कॉपर 2 ऑक्साइड का काले रंग का लेयर चढ़ जाता है, यानी कि ये क्या है? कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर
2 ऑक्साइड। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बैलेंस कैसे करना है, इसका नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि अब जो भी ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको आपको याद करना होता है। रासायनिक गुणधर्म में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़ना है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो अल्मीनियम है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो आप इसको उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड मतलब क्या हो गया कि धातु से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि कॉपर क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये हो गया धातु का ऑक्साइड। एल्युमिनियम धातु है और ये ऑक्सीजन है, तो धातु से ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि धातु का ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और ऑक्साइड में आपको अंतर भी पता होगा। O को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन और O2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। जैसे आपने देखा होगा O2 और ये 4 होता है, और 2 और ये 6 होता है ऑक्साइड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वह हो गया 2 और 8। तो ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, वह 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और जो ऑक्सीजन है उसमें आप देखेंगे कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। इस प्रकार से ऑक्सीजन और ऑक्साइड में आपको अंतर भी समझना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़ना है, वह है धातु का जो ऑक्साइड है वह क्षारकीय होता है। तो अम्लीय और क्षारकीय आपने पहले पढ़ा है। तो जो धातु का ऑक्साइड है, या इसका मतलब ये जो धातु का ऑक्साइड है या ये जो धातु का ऑक्साइड है वह क्षार के जैसा बिहेव करता है। क्षार के जैसा वह रिएक्ट करता है, मतलब उसके जैसा वो बिहेव करेगा। इसके कारण इसका नाम क्या हो गया, क्षारकीय। या फिर बोलेंगे कि इसका गुण कैसा हो गया, क्षारकीय। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। ये भी आपको याद रखना है। तो जो धातु का ऑक्साइड है क्षारकीय और अधातु का ऑक्साइड क्या है, अम्लीय। जैसे कि CO2, तो C क्या हो गया, अधातु, और अधातु का जो ऑक्साइड है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो आप बोलेंगे ये सब कहाँ आपने पढ़ा है, तो ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो अब यदि आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो धातु का ऑक्साइड है वह क्षारकीय होता है, लेकिन उभयधर्मी मतलब क्या हो गया, दोनों तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो वैसा धातु का ऑक्साइड, जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, धातु का ऑक्साइड है। जिंक हो गया धातु और ये हो गया ऑक्साइड। तो जो धातु का ऑक्साइड वह अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों के जैसा व्यवहार करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। या फिर इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो धातु का ऑक्साइड है, मान लीजिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये धातु का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर वह अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पर फिर वह साल्ट तथा वाटर का निर्माण कर रहा है, यानी कि लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे, जब ये अम्ल के साथ अम्ल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो ये क्षारकीय जैसा व्यवहार कर रहा है, और जब ये क्षार के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि अभिक्रिया कर रहा है तो यह अम्लीय व्यवहार कर रहा है। यह आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको जो चैप्टर 2 है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। वहां पर आपको अम्ल समझ में आना चाहिए, क्षार समझ में आना चाहिए। जैसे HCl को हम लोग अम्ल कहते हैं, NaOH को हम लोग क्षार कहते हैं। और मैंने ये भी पढ़ाया है कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती तो शायद ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे इसको याद कर लेना है। ये रिएक्शन कि एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लवण। इसे भी क्या बोलेंगे, लवण।
और ये हो गया जल। तो आप देखेंगे ये क्षार हो गया अम्ल, तो क्षार प्लस अम्ल लवण और जल का निर्माण कर रहा है। और यहां देखेंगे यह अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है और यह है क्षार, और यहां पर क्या हो रहा है, लवण प्लस जल का निर्माण कर रहा है। तो आपने उदासीनी अभिक्रिया पढ़ा है अपने पिछले चैप्टर में, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहां देखें कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह यहां क्षार के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्षार के जैसा यहां पर उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे अम्लीय कहेंगे कि ये अम्लीय गुण को दिखा रहा है और ये क्षारीय गुण को दिखा रहा है। और यह अभिक्रिया ठीक उसी प्रकार से हो रही है कि अम्ल प्लस क्षार क्या बन गया, लवण प्लस जल। तो यहाँ पर अम्ल तो नहीं है, लेकिन अम्ल की जगह क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ यहाँ अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ क्षार तो नहीं है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये यहाँ किस प्रकार बिहेव कर रहा है, क्षार की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने देखा कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा है और एक बार क्षार के जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जान लेने हैं, जैसे कि आप बताएं कि ये क्या है, तो ये है धातु का ऑक्साइड, ये भी क्या है, ये भी धातु का ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जो मुख्य रूप से धातु के ऑक्साइड होते हैं वह जल से अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन आप देखें कि कुछ धातु के ऑक्साइड है वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। इसे आप याद भी कर सकते हैं, जैसे ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, यह धातु का ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, क्षार का निर्माण कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्षार का निर्माण रहती है, हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये जो भी पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूं हर एक चीज को आपको याद कर लेना है, रट लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको एनसीईआरटी में वर्णन किया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह बताया गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में क्यों डालकर रखते हैं, जिसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि जो लिथियम है, पोटेशियम है तथा सोडियम है जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। यदि इनको खुला में रखा जाए तो ये क्या पकड़ लेंगी, आग पकड़ लेंगी। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए या आकस्मिक आग से रोकने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनके सतह पर धातु ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है या फिर एल्युमिनियम है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम का आपके पास कोई आर्टिकल रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाएगा। तो इससे क्या इसको फायदा है या नुकसान है, तो जैसे ही इसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा, इसके बाद ये आगे और ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर और ऑक्साइड का लेयर नहीं चढ़ेगा। यही बात आपको याद रखना है। तो यदि ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह पतली परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, मतलब इसमें पुनः और ऑक्साइड बनने की संभावना नहीं है, और ये धातुओं की क्या करेगा, अंततः सुरक्षा करेगा। ये भी बात आपको जान लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ धातु है जो कि आग से संपर्क में आकर वह जलना शुरू हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम का रिबन मैंने बताया था, मैग्नीशियम के रिबन को आप आग के संपर्क में लाएंगे तो वह जलना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, धातु हो गया जो कि आग के संपर्क में जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो कि आग के संपर्क में जलना प्रारंभ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोहा को आग में जला रहे हैं, तो क्या लोहा आग में जल जाएगा, तो इसका उत्तर है नहीं, वह नहीं जलेगा। लेकिन लोहे के बुरादे को आप यदि आग पे छिड़केंगे तो वह फिर जलना शुरू हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। मतलब जब बर्नर पे आप लौह चूर्ण को डालेंगे तो वह तेजी से जलना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या होगा। इसका उत्तर मैंने बताया था कि कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होगा और उसके ऊपर वह इसके कारण वह क्या हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। इसके बाद आपका देख सकते हैं सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका मतलब जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तेज ताप पर भी नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े। तो अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। आखिर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सभी धातुएं एक ही प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करती है और कुछ धातुएं जल के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करती है, मतलब धीमी गति से रिएक्शन करती हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो अभिक्रिया है यानी कि धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया है वह अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ बहुत अच्छे से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं न ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं ना गर्म जल से, बल्कि वो वाष्प से यानी कि जो जल का वाष्प बनेगा उससे अभिक्रिया करते हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी आपको ध्यान देना है कि जो सभी धातुएं हैं वह जल से अभिक्रिया करे ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे धातु हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे आप देख सकते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यदि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद करना है तो आप इसको इस तरीके से ठंडा जल, गर्म जल, वाष्प, इसको 3 कैटेगरी में बांट के याद कर सकते हैं और इसका जो अभिक्रिया है उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको प्रश्न पूछेगा तो यह प्रश्न पूछेगा कि क्या होता है जब धातु का जल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो आप सीधे उत्तर लिख सकते हैं जब धातु का जल से अभिक्रिया कराया जाएगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। और यही धातु ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठंडे जल से कुछ धातु अभिक्रिया करेंगे, कुछ गर्म जल से करेगा और कुछ वाष्प से करेगा। तो ठंडे जल से जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जल लिया गया है और इसमें आप छोटा सा पोटेशियम का टुकड़ा डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पोटेशियम है वह बहुत विगरसली यहाँ पर क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से यहाँ रिएक्ट करता है और इसमें आग भी पकड़ सकता है। यहाँ बहुत मात्रा में क्या निकलता है, हीट निकलता है और इसलिए ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का उदाहरण भी है। और ये घूमता जाएगा और इसमें क्या पकड़ लेगा, आग। और आप देखेंगे कि इससे गैस निकलेगा जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आप याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्षार का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का निर्माण करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साथ ही यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बनेगा और इस कारण से आप देख सकते हैं ये आग भी पकड़ सकता है, या आप बोलें तो ये पोटेशियम आग पकड़ता ही पकड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सोडियम का जब जल से अभिक्रिया कराए, ठीक इसी प्रकार से सोडियम को जल में अभिक्रिया कराएंगे, जल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और इसके साथ ही यह क्षार का निर्माण करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का निर्माण करेगा। और यह कौन सा गैस निकलेगा, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ पर हीट का निर्माण हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट निकलेगा यहाँ पर जैसे मैंने बताया, और ये आग भी पकड़ सकता है या पकड़ लेता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का अभिक्रिया जब जल से कराया जाएगा तो ये इतना फास्ट अभिक्रिया नहीं है। मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यहाँ आग पकड़ लेगा, लेकिन ये अभिक्रिया उतना फास्ट नहीं है। जबकि यहाँ भी देखेंगे जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आता है कि कैल्शियम को जब पानी में डाला जाता है तो वह तैरने क्यों लगता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब कैल्शियम को पानी में डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो उसके सतह पर चिपक जाता है, जिसके कारण ये तैरना शुरू कर जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर गर्म जल के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम है वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा।
और ठीक इसी प्रकार से यह भी घूमना प्रारंभ कर देगा, जल में डालने पर यह भी मूव करना प्रारंभ करेगा। जबकि आप देखेंगे कि जो एल्युमिनियम है और आयरन है वह न ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करता है, बल्कि ये उसके वाष्प से अभिक्रिया करेगा। और आप देख सकते हैं, इसको आपको याद भी कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जब ये वाष्प से अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और जब ये आयरन रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये आपको एकदम याद करके रखना है। तो इससे हमेशा एग्जाम में प्रश्न एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो यहां पर हम लोग को उत्तर करना है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। तो ये कहाँ पढ़ा है? ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर तनु अम्ल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो जब धातुओं को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाएगा तो आपको सीधा याद रखना है कि क्या बनेगा? लवण बनेगा। और साथ में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। तो चैप्टर 2 में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक और प्रश्न यह जानना है कि क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल से यानी कि HNO3 से धातु का रिएक्शन कराया जाता है। इसको विशेष रूप से आपको जानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब धातु से अम्ल का अभिक्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जब नाइट्रिक अम्ल से धातु का अभिक्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, बल्कि वहां पर H2O का निर्माण होगा। मतलब आपको हाइड्रोजन गैस की जगह क्या याद करना है? H2O। तो आखिर ये कैसे होता है? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जब HNO3 का धातु से भी क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। लेकिन वहां पर HNO3 मौजूद रहता है, जो कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण करा देता है। मतलब ये ऑक्सीकारक होता है, तो हाइड्रोजन का क्या करा देता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कराने के कारण इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करा देगा और स्वयं क्या बनाएगा? N2O बनाएगा, NO बनाएगा, या फिर NO2 का निर्माण करता है। तो ये आप उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, उसको जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसका था? मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर जिंक का और फिर आयरन का। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी कि ये क्या है? ये है आपका धातु जो कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, अन्य धातु लवण के साथ धातु की अभिक्रिया। तो धातु लवण जैसे कि आप देख सकते हैं, FeSO4 है, वह क्या है? धातु का लवण है। ZnSO4 है, क्या है? धातु का लवण है। CuSO4 को क्या बोलेंगे? धातु का लवण है। तो सिर्फ SO4 को ही धातु का लवण नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए CuCl2 है, तो ये भी क्या हो गया? धातु का लवण हो गया। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि जो धातु का लवण है उससे अन्य धातु का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा। तो यहां पर आपको अब ध्यान देना है कि कौन सा धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा धातु कम अभिक्रियाशील है। तो जो धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वह जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको विस्थापित कर देगा। और यही हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वह कम क्रियाशील धातु के लवण से उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यानी कि ये कम अभिक्रियाशील धातु का लवण है, तो यदि ये अधिक अभिक्रियाशील है तो ये इसको यहां से हटा देगा और इसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा। और आप देख सकते हैं यही यहां भी हो रहा है। जो आयरन है वह ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वह कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा। और कॉपर विस्थापित आप देख सकते हैं, Cu अलग हो गया और आयरन इसका जगह ले लेगा और ये क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। और यही हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें आयरन का एक आपने यहाँ पर नेल को रखा है, मतलब कि कांटी को टांग कर रखा है। और यहाँ पर आपका आयरन सल्फेट का विलयन है जिसमें कॉपर का तार रखा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस में नंबर 1 है और ये क्या है? नंबर 2। तो किस परख नली में अभिक्रिया होगा? तो इसका उत्तर है परख नली 1 में
यहाँ पर अभिक्रिया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि परख नली 1 में अभिक्रिया क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रियाशीलता का एक लिस्ट भी बनाया है। तो यहाँ पर जो कॉपर है आप देख सकते हैं ये कम अभिक्रियाशील है, यानी कि ये यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर क्या है? आयरन। तो कॉपर है वह आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को अलग नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कॉपर और यहाँ आयरन सल्फेट का विलयन है। तो जो कॉपर है वह FeSO4 से रिएक्शन कराया जाएगा, तो ये कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये आयरन को यहाँ से हटा नहीं सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा वाला में मैंने क्या बताया, यहाँ पर आयरन का कांटी टांग दिया गया है। किस चीज में टांग दिया गया है? CuSO4 का सॉल्यूशन में। तो यहाँ ये जो है इसको हटा देगा, इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ इनके क्रियाशीलता के आधार पर कौन ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है, विस्थापित करेगा एक दूसरे को, उसी आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरीज बनाया गया है और जिसे हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धातुओं के अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको जब व्यवस्थित किया गया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यह एक सूची है, आप देख सकते हैं एक सूची बनाया गया है, जिसको आपको याद भी करना होता है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो इस सूची को देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जबकि आप देखेंगे कि नीचे से ये है सिल्वर और ये क्या है? गोल्ड। ये है Ag और नीचे क्या है? Au। तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, या फिर बोले कि सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये उतना अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया यहाँ वो नहीं करेंगे। जबकि आप देखेंगे कि जो बीच वाला है, बीच वाला आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये मध्यम है, मतलब न ज्यादा अभिक्रियाशील है और ना ही ये क्या है? कम अभिक्रियाशील है, मतलब ये मध्यम मिडिल में आता है। या फिर आप पूरे ही को देखें तो इधर ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं और नीचे ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको यदि याद कर लेंगे तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आपको बनाना आसान पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Zn और Cu को लेकर प्रश्न बनाया गया, तो लिखा गया कि ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या यहाँ पर Cu Zn को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा? तो उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है और Cu क्या है? कम अभिक्रियाशील है, इसलिए Cu Zn को विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन इसका उल्टा ऐसे दे दिया, CuSO4 प्लस Zn है, तो आप देख सकते हैं कि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है और Cu क्या है? कम अभिक्रियाशील। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो Cu कम है और Zn क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर Zn Cu को हटा देगा और यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको ये याद है तो इससे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं और यह है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर बोले तो हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, यानी कि आयनिक आबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड या यौगिक। तो अब सबसे पहले धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन उसका थोड़ा दूसरा परिभाषा भी हम लोग देखें यहाँ पर। तो धातु वे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और अधातु वैसे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं।
जैसे कि यदि हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसी प्रकार से यदि हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 2। जबकि यदि हम लोग क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। और इसी प्रकार से फ्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, 2 और 7। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो सकता है 2 और 6। तो इस प्रकार से ये सारे आप देख सकते हैं अधातु है। जबकि ये जो मैंने लिखा है एल्युमिनियम भी आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 2, 8 और 3, ये क्या हो गया, धातु हो गया। तो धातु का गुण मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो यहां पर अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों करना चाहता है। तो इसका यह उत्तर है कि यह जो अपना आउटर मोस्ट, ये जो लास्ट में है, वह अपना 8 बनाता है। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि लास्ट कक्षा में ये कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8, या फिर 8 इसको बनाना चाहता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम है, यहां पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1 है। तो ये 8 कैसे लास्ट में बना सकता है, तो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे। तो इसके लिए आसान ये पड़ेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो आप देख सकते हैं ये 2 और 8 बन जाएगा, और इस प्रकार से इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो आखिर ये होता कैसे है, तो ये लास्ट में अपना जो अष्टक पूरा करना है उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, सोडियम है, तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 8 और 1। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो आपने पढ़ा भी है कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव आयन का निर्माण करेगा, यानी कि धनायन बनाएगा। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि जब यह 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर 1+ लगाएंगे, और यानी कि ये पॉजिटिव आयन है, यानी कि धनायन का निर्माण कर रहा है। और यानी कि ये 1, 1 ऐसे लिखेंगे, ई लिखेंगे और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है। तो यहां पर अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि धातु इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो आप देख सकते हैं ये धातु है और ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये लास्ट जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, यानी कि अष्टक बनाना चाहता है। किसी किसी में आप देखेंगे वो ड्यूप्लेट भी बनाना चाहता है। तो यहां पर हम लोग अष्टक वाला ही पढ़ रहे हैं। अब देख सकते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2, 8 और 2 है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसान इसके लिए ये पड़ेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये धनायन का निर्माण करता है। तो यहां पर यदि हम लोग अधातु की बात करें तो अधातु क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितना है, 2, 8 और 7 है इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 लिखेंगे, ई लिखेंगे माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा ये क्लोरीन माइनस आयन, यानी कि क्लोराइड आयन बनेगा। और ये क्लोराइड आयन में यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस का मतलब क्या बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिया है, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, 8। इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि यहां पर एक तत्व इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, तो आखिर किसको देगा, तो वैसा तत्व को देगा जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। तो एक तत्व इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। यदि दोनों पास में आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि यहां पर एक उनके बीच में आबंध बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध। और उस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं ऊपर में दिखा दे रहा हूं।
तो यदि हम लोग बात करें एक आयनिक यौगिक की, NaCl एक आयनिक यौगिक है, तो ये कैसे बन रहा है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये है सोडियम, तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो यदि ये देना चाहता है और मान लीजिए कि कोई लेने वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि देता है तो ये बन जाएगा 2 और 8 और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। जबकि आप देखेंगे कि यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्या होगा? 2, 8 और 7 होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को यदि ये ले रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन, और ये हो जाएगा 2, 8 और 8। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये सोडियम है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, प्लस क्या हो गया यहाँ पर? क्लोरीन हो गया, तो इसका इस क्रॉस से दिखा सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थानांतरण को यानी कि ट्रांसफर को हम लोग दिखा सकते हैं। और इसके बाद बनेगा यौगिक, तो ये हो गया सोडियम आयन, और ये क्या हो गया? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा क्लोरीन। कितना है इसमें? देखिए ये 1 ले रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये बन गया, और ये हो गया माइनस। तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान से यदि आप देखेंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये पूर्णतः इसको दे रहा है, यहाँ इसको स्थानांतरित कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। और आप देखिए कि इनके बीच में एक आबंध बन गया है, बॉन्ड बन गया है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपको फिर से वही बात लिखना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो आबंध बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड या आयनिक आबंध बोलेंगे। तो यहां पर मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो बहुत अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, सोडियम क्या बना रहा था? पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन क्या बना रहा था? निगेटिव आयन। तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, और इस आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वैद्युत संयोजक यौगिक का इस प्रकार से निर्माण करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो आबंध यहां पर बन रहा है, यह कैसा आबंध बन रहा है? वैद्युत संयोजक आबंध बन रहा है, और इसे हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं या फिर आयनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों एक ही नाम हो गए। तो अब आपको एग्जाम में बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। आपको पूछा जाएगा कि MgCl2 का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा निर्माण को दिखाइए, या फिर बोला जाएगा MgO का दिखाइए, या फिर बोला जाएगा कि Na2O का दिखाइए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको, जैसे मैंने NaCl का बताया था ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या लिख देना है? Mg क्या हो गया? 2, 8 और 2। फिर Mg से क्या बनेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg2+ बन जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपको 2 लिखना है, और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लिखना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो गया? 2 और 8। Cl के लिए जैसे मैंने बताया Cl क्या है? 2, 8 और 7 है, तो यही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ Cl सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेंगे, तो ये हो जाएगा Cl-, और ये क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8। तो इस प्रकार से पहले आपको दिखा देना है। फिर यहाँ पर इसको मान लीजिए Mg को आप यहाँ डॉट से दिखाते हैं तो +Cl लिखना है, और Cl को क्रॉस से इस प्रकार से दिखा देना है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो Mg में 2 इलेक्ट्रॉन देना है, और Cl को सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पर Cl कितना होना चाहिए? 2 Cl होना चाहिए। तो आपको Cl भी कितना बनाना पड़ेगा? 2 Cl बनाना पड़ेगा। तो Mg को बीच में बना दीजिए, और यहाँ पर इस प्रकार से, और Cl 2 बना दीजिए, क्योंकि 2 Cl है, क्रॉस कर दीजिए इस प्रकार से। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देना है, 3, 4, 5, 6, 7।
और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ और यहां पर यहां ऐसे और एरो निशान दे देना है। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो Mg2+ है, Mg क्या हो गया 2+, और Cl तो माइनस ही है, Cl क्या है माइनस, और ये सारा इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखा देना है। लेकिन Cl कितना हो रहा है 2, तो आपको यहां पर दिखाना होगा 2। तो Mg और Cl के मिलने से जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, आयनिक यौगिक बन रहा है या वैद्युत संयोजक यौगिक बन रहा है, तो क्या है MgCl2। ये इस प्रकार से MgCl2 बन रहा है और इसके संरचना को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे AlCl3 है तो Al में आप 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इस प्रकार से 1 2 3 और 3 Cl बना देंगे, इस प्रकार से 3 Cl बनाएंगे। Na2O है, Na2O है तो यहां पर O 1 रहेगा लेकिन Na क्या होगा 2। तो अब आपने समझा होगा कि धातु और अधातु कैसे एक दूसरे से संयोग करते हैं। धातु क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और अधातु क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इस प्रकार से इनमें आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा और इस प्रकार के बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये 4 आपको याद करना है। सबसे पहला है भौतिक प्रकृति। तो आप देखेंगे जो आयनिक यौगिक होता है उसमें आप जो पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, उनके बीच में बहुत काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, क्योंकि उनके बीच में आप जानते हैं कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है इस कारण से ये ठोस होते हैं तथा कठोर होते हैं, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, क्या आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आखिर इसका गलनांक और क्वथनांक वह क्या होगा अधिक होगा, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या होगा उबलना शुरू होगा या फिर गलना शुरू होगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो इसके लिए भी सामान्य सा वही बात है कि इनके बीच मान लीजिए कि सोडियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया, तो ये आयन के बीच में अंतर आयनिक आकर्षण क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इसको तोड़ने में भी ऊर्जा क्या लगेगी बहुत ज्यादा लगेगी, और यदि ऊर्जा तोड़ने में ज्यादा लगेगा तो वाजिब है कि इसका गलनांक क्या होगा उच्च होगा और क्वथनांक भी क्या होगा उच्च होगा। यदि घुलनशीलता की बात करें तो ये जल में घुलनशील होते हैं जबकि ये पेट्रोलियम में अघुलनशील होते हैं। स्थित विद्युत चालकता का बात करें तो विद्युत चालकता आपने पढ़ा है कि यदि ये आयन में टूटते हैं, मान लीजिए NaCl है तो क्या NaCl से होकर विद्युत प्रवाहित होगी, तो इसका उत्तर है नहीं, NaCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब इसको हम लोग जल में घोल देंगे NaCl को, तो आप बोलेंगे कि ये सारा डिटेल आपने तो पढ़ा नहीं है। तो ये पीछे के चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजों को आपको बताया है कि किस प्रकार से जब जल में इसको घोला जाएगा तो यहाँ पर ये आयन में टूट जाएगा, मतलब क्लोराइड आयन, और यहाँ पर ये सोडियम आयन में टूट जाएगा, और जब ये आयन में टूट जाएगा तो यहां पर विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। बिना आयन में टूटे इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। आप याद करिए कि जो जल था उसमें हम लोगों ने जब HCl को डाला था तो यहां पर ये HCl जाकर H+ और Cl- में टूट जाता है। तो जब ये H+ आयन में टूट जाता है तो यहाँ पर आयन बन रहा था, चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, और इस आयन के कारण वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि विद्युत चालकता इसमें कब देखी जाएगी, जब इसको तोड़ा जाएगा, यानी कि इसमें ये जो आयन है वो अलग अलग हो जाएंगे तो इसमें विद्युत चालकता देखी जा सकती है। लेकिन जब ये ठोस रूप में है तो क्या इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका उत्तर है नहीं, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि आप देखेंगे जब इसको पिघलाया जाएगा तो उस अवस्था में भी जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वह बहुत कम होगा, और उस अवस्था में भी वहां विद्युत चालकता देखी जा सकती है। तो इसके पहले हम लोगों ने धातु के गुण के बारे में पढ़ा, अधातु के गुण के बारे में पढ़ा, हमने उसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर इन धातुओं को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं धातुओं की प्राप्ति, अर्थात धातुओं को हम लोग कैसे निकाल कर लाते हैं। तो जैसे कि आप अपने आजू बाजू जितने भी धातुएं देखते हैं वो कहीं पेड़ पर नहीं उगे होते हैं कि आप उन्हें तोड़कर ले आएंगे। वे कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहला ये प्रश्न है, और उसके बाद यह प्रश्न है कि उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि जो धातुएं हैं मुख्य रूप से पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाई जाती हैं।
जबकि आप देखेंगे कि कुछ धातु लवण के रूप में समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अपने लवण के रूप में यानी कि सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में जल में घुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से धातुएं पाई जाती है वह पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वह है खनिज किसे कहते हैं। तो आपको यह उत्तर देना है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो जो पृथ्वी के भूपरपट्टी पर जो भी आप तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज। और ये जो कुछ खनिज होते हैं उसमें विशेष प्रकार के धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उनको यदि हम लोग आसानी से और लाभदायक पूर्वक वहाँ से यदि निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सही हम लोग क्या बोलते हैं, उस खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर अयस्क बोलेंगे। तो कुछ स्थानों पर खनिज जहाँ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में है जिसे निकालना लाभकारी है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो अब आपका यहाँ पर एक नया नाम आ गया, अयस्क। और इसी अयस्क से विशेष प्रकार के धातु को हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे अलग अलग धातुएं हैं उनके लिए विशेष प्रकार का अयस्क होता है जिससे उस धातु को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षण करते हैं या फिर बोले प्राप्त करते हैं। जैसे लोहा है, लोहे के लिए अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं। इसी प्रकार से आपका अन्य धातु है, कॉपर हो गया, लेड हो गया, उसके अन्य प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं जिससे हम उसके धातु वहाँ से उन धातुओं को क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि लोहे का एक अयस्क है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, उससे हम लोग क्या करेंगे, लोहे को अलग करेंगे। तो अयस्क में होता क्या है, अयस्क में धातु तो होता ही है और धातु के साथ बहुत अन्य चीज भी होते हैं। धातु के साथ अन्य ऐसी धातुएं भी होती हैं जिन्हें हम लोगों को निकालना नहीं होता है या फिर जिनसे हम लोगों को निजात पाना है, जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उन अशुद्धियों को हटा देते हैं और जब उन अशुद्धियों को हटाएंगे तो हम लोगों को फिर धातु प्राप्त होगा। तो धातु के अयस्क से धातु को प्राप्त करना ही धातु का निष्कर्षण कहलाता है। तो धातु का निष्कर्षण, तो नया टॉपिक हम लोग का आता है धातु का निष्कर्षण। तो जो अयस्क है उनमें अलग अलग प्रकार से हम लोग धातुओं को प्राप्त करते हैं, मतलब अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उसको गुजारा जाता है। उसके बाद अंतिम में हम लोगों को धातु प्राप्त होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण। तो धातु के निष्कर्षण के पहले आपको कुछ और चीज जानना है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्रियाशीलता को पढ़ा है, अलग अलग जो तत्व होते हैं उसकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है और उसमें हम लोगों ने एक सीरीज भी देखा था, क्रियाशील श्रेणी भी देखा था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऊपर के तत्व क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि नीचे के तत्व जैसे जैसे आएंगे वे क्रियाशील नहीं है। तो यहाँ कुछ तत्वों को यहाँ ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर के तत्व, यहाँ बीच के तत्व और ये क्या है, निम्न नीचे के तत्व। तो यहाँ जो ऊपर के तत्व हैं वे उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं और उनको उनके अयस्क से अलग प्रकार से निकाला जाता है इन दोनों के तुलना में। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनके निष्कर्षण के लिए उनको जब अयस्क से निकाला जाता है तो उसका प्रक्रिया कुछ अलग होता है। जबकि आप देखेंगे यहाँ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो ये मुख्य रूप से पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है और ये पृथ्वी पर फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। तो यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे हम लोग निष्कर्षण करते हैं यह हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है। तो यही इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे हम लोग अयस्क से धातुओं को प्राप्त करते हैं, वे कौन कौन सी विधियां हैं, वे कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसे ही हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अयस्क क्या है। तो हम लोगों को यह पढ़ना होता है कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो अयस्क के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अयस्क अलग अलग रूपों में पाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कुछ अयस्क सल्फाइड के रूप में पाया जाता है और कुछ अयस्क कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो ये भूपरपट्टी पे ये जो अयस्क है अलग अलग रूपों में पाए जा सकते हैं।
अब आपको ये पहचान सकते हैं यहाँ पर देख के, जैसे कि ये ऑक्साइड अयस्क है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ सल्फर जुड़ा है इसलिए ये सल्फाइड अयस्क है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CO3 यानी कि कार्बोनेट जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। और उसी के नाम पर ये अयस्क का नाम भी अलग अलग रहता है। जैसे आप देख सकते हैं Cu2O है, ये कॉपर का अयस्क है, इसका नाम क्या है, क्यूपराइट है। जबकि आप देखें कि Cu2S है, इसका नाम क्या है, कॉपर ग्लांस है। यहाँ ZnCO3 इसका नाम क्या है, कैलामाइन है। तो अलग अलग अयस्कों के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो ये नाम बहुत सारे नाम होते हैं जो कि आपको आगे क्लासेस में पढ़ने हैं। यहाँ आपको ये नाम नहीं पढ़ना है और ना ही इसको याद करना है। तो यहाँ हम लोग यह भी जानते हैं कि जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो कि ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो कि ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो अब इन अयस्कों से हम लोग को धातु प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्कों का निष्कर्षण। और अयस्कों के निष्कर्षण में आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग स्टेप्स आपको याद करने होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा अयस्क है जो कि कई रूपों में पाया जा सकता है, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पर किस धातु का अयस्क है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ धातु क्या होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ धातु उच्च अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातु कैसे होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो अयस्क से यदि आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो उसके लिए ये स्टेप्स आपको करना है। सबसे पहला बोलते हैं हम लोग अयस्क का सांद्रण, उसके बाद दूसरा स्टेप हो जाता है सांद्रित अयस्क से तत्वों का पृथक्करण, और तीसरा स्टेप हो जाता है धातु का शुद्धिकरण। तो ये 3 स्टेप में हम लोग अयस्कों को प्राप्त करते हैं। पहला क्या होता है, सांद्रण। तो सांद्रण में जो अयस्क को निकाला जाता है, मान लीजिए उसको माइनिंग करके निकाला जा रहा है, कोड़ के निकाला जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां हो सकती हैं। जैसे कि उसमें मिट्टी लगा हुआ हो सकता है, बालू, धूलकण, बहुत सारी चीज लगे हो सकते हैं, जिसको अलग अलग रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्कों का सांद्रण। और ये जो अयस्क का सांद्रण है, इसमें जो गंदगी, गंदे पदार्थों को हम लोग निकालते हैं, उन गंदे पदार्थों को हम लोग कहते हैं गैंग। तो आप इसको गैंग इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिसे गैंग कहते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कि गैंग किसे कहते हैं। तो जो पृथ्वी से खनित अयस्क है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी हो सकता है, रेत हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। और इस गैंग को अयस्क के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर इनको पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, और जिन प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग इस गैंग को हटाते हैं, जैसे सिंपल सा आप उदाहरण ले लीजिए कि मिट्टी को यदि हटाना है तो उसको क्या किया जाएगा, धो दिया जाएगा पानी से, उसको साफ करके उस गैंग पार्टिकल को हम लोग हटा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका अयस्कों का सांद्रण। इसके बाद जो सबसे मुख्य रूप से होता है वह है सांद्रित अयस्क से तत्वों का पृथक्करण। मतलब जब उसको मिट्टी, बालू, ये सारा चीज हम लोगों ने हटा दिया, उसके लिए भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो कि आगे क्लासेस में आपको सीखनी है, और उससे भी प्रश्न आपको आगे क्लासेस में पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है कि अब सांद्रित अयस्क से उस धातु को हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अयस्कों का सांद्रण हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पृथक्करण को देखेंगे। तो पृथक्करण में आपको ध्यान देना है कि कुछ धातुएं उच्च क्रियाशील होती है, कुछ अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ क्या होती है, मध्यम अभिक्रियाशील होती है, और कुछ क्या होती है, निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो उसी के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, उसका अलग अलग केमिकल से रिएक्शन कराएंगे या अलग अलग प्रोसेस से उसको गुजारेंगे, अलग अलग प्रक्रिया कराएंगे, और हम लोगों को क्या मिलेगा, वह धातु प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि जो अयस्क है वह 3 रूपों में है। कौन कौन सा रूप में है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है और ऑक्साइड है। तो सबसे आसानी से किससे हम लोग तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं या धातु को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है ऑक्साइड। यदि आपके पास धातु का ऑक्साइड है, मान लीजिए कि आपके पास धातु का ऑक्साइड वाला अयस्क है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देना है,
और ऑक्सीजन का हटाना आप जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो इसके ऑक्सीजन को यदि आप हटा देंगे किसी प्रकार से, तो यहां पर आप देख सकते हैं Zn प्लस क्या हो गया, CO, मतलब आपको यह धातु प्राप्त हो जाता है। तो सबसे आसान होता है वैसे अयस्क जो कि ऑक्साइड हैं, तो उन ऑक्साइड से यदि हम लोगों को धातु प्राप्त करना है तो सिर्फ उसका क्या करा देना है, अपचयन करा देना है। तो अपचयन भी अलग अलग प्रकार से कराते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ इसका अपचयन ही करा देंगे तो आपको धातु प्राप्त हो जाएगा। तो ये आसान हुआ या नहीं हुआ, तो ये बहुत आसान हुआ। जैसे कि मैंने उदाहरण भी बताया कि ये ZnO कैसा अयस्क है, तो ये ऑक्साइड अयस्क है। इसका सिर्फ हम लोगों ने क्या करा दिया, अपचयन, कार्बन की उपस्थिति में इसका हम लोगों ने क्या करा दिया, अपचयन करा दिया, तो आपको यहाँ पर जिंक प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को कैसे हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए अब आपके पास कार्बोनेट अयस्क है या फिर सल्फाइड अयस्क है, तो आप यदि इसको ऑक्साइड में बदल दें, किसी प्रकार से ये किस में बदल जाए, ऑक्साइड में, तब तो आप आसानी से फिर ऑक्साइड से उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हम लोग करते भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोनेट अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क से सबसे पहले इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, ऑक्साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं सल्फाइड अयस्क है, उससे हम लोग किस में बदल देते हैं, ऑक्साइड में। और यदि वो ऑक्साइड में बदल गया तो फिर उसको आसानी से आप धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। तो यही हम लोग करेंगे भी। यदि आपके पास मान लीजिए कार्बोनेट अयस्क है, तो सबसे पहले उसको हम लोग किस चीज में चेंज करेंगे, धातु के ऑक्साइड में। और यदि आपके पास सल्फाइड अयस्क है तो भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, धातु के ऑक्साइड में। और यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछा जाएगा। यहाँ पर अब पहला प्रश्न ये आ गया कि कार्बोनेट से धातु के ऑक्साइड में यदि हम लोग बदल रहे हैं, यानी कि धातु का कार्बोनेट अयस्क है और उससे धातु का ऑक्साइड अयस्क बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, और इसका उत्तर है निस्तापन। दूसरा प्रश्न यह है कि धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भर्जन। या फिर आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निस्तापन किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि भर्जन किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर यहां पर लिख सकते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क है, इसको बहुत अत्यधिक ताप होना चाहिए और वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। यहां पर वायु की उपस्थिति, तो अत्यधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में यदि आप सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो ये सल्फाइड अयस्क किसमें बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो यहां पर सीमित वायु हो गया और यहां पर अधिक ताप पर इसको गर्म करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड में परिवर्तित करने को क्या बोलेंगे, निस्तापन बोलेंगे। और यहां पर वायु क्या है, सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर वायु नहीं चाहिए। और ये अधिक ताप है, यहां पर ताप भी अधिक रहेगा, यहां भी ताप अधिक रहेगा, लेकिन यहां पर वायु उपस्थित रहेगा, यानी कि प्रचुर मात्रा में यहां वायु क्या रहता है, उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया भर्जन और यहाँ क्या हो गया, निस्तापन। और अब आपको प्राप्त हो गया धातु का ऑक्साइड। तो जैसे ही आपको धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, आप उसको अपचयित करा देंगे और अपचयन के पश्चात आपको क्या मिल जाएगा, धातु का अपचयन जैसे ही होगा आपको धातु प्राप्त होगा। और वह जो धातु है वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग धातु का फिर शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो हम लोगों को धातु प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कुछ धातु ऐसे हैं जो कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु को
उसका हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन के पश्चात उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो मान लीजिए उसमें सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड से हम लोग भर्जन करेंगे और भर्जन से क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्क प्राप्त करेंगे, और ऑक्साइड अयस्क प्राप्त करने के बाद उससे हम लोग क्या करेंगे, धातु निकाल लेंगे और उस धातु का फिर हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। इस चार्ट से आप आसानी से एग्जाम में प्रश्नों को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अब कुछ धातुओं के अयस्क से उसके निष्कर्षण के बारे में बताया गया है, जिसे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ सकते हैं HgS सीने बार से Hg का एक्सट्रैक्शन, इसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग इसको धातु निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को क्या आप बता सकते हैं कि अधिक ताप पर अधिक वायु चाहिए या कम वायु चाहिए उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए। तो इसका उत्तर है कि इसको अधिक ताप पर पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, तो सल्फाइड से किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदलेगा। तो क्या आप इस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? यदि आपको पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये सल्फाइड अयस्क है, तो सबसे पहले हम लोग सल्फाइड अयस्क को किस में बदल देते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। और जब वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है तो उसका फिर क्या होता है, उसको अपचयित किया जाता है, और जैसे उसका अपचयन होगा तो हम लोगों को फिर धातु प्राप्त हो जाता है। यही मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं ये सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड से हम लोगों ने किस में बदला, ऑक्साइड अयस्क में, और इसे हम लोग कहते हैं भर्जन। और ये ऑक्साइड अयस्क में जब बदल गया तो फिर इसको हम लोग अपचयित कर देंगे, मतलब यहां अपचयन के द्वारा ऑक्सीजन इससे हट जाएगा। तो यहां पर आपको ऑक्सीजन हटाने के लिए कुछ करना नहीं है, यहां पर कुछ भी हम लोगों ने एजेंट का यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और सिर्फ गर्म करने पर ही यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, और आपको यह धातु प्राप्त हो गया। और यही है धातु का निष्कर्षण। ठीक इसी प्रकार से यदि पूछा जाए कि ये कैसा अयस्क है, तो क्या आप बता सकते हैं, तो ये है सल्फाइड अयस्क। तो इस सल्फाइड अयस्क किसका अयस्क है, ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। तो उसको हम लोग सबसे पहले किस में बदल देंगे, ऑक्साइड में। तो आप देख सकते हैं सल्फाइड अयस्क से बदल गया ऑक्साइड, और जब ये ऑक्साइड में बदल जाता है तो फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अपचयित करते हैं। और अपचयन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड ही यहाँ पर अपचयित इसको करने का कार्य करता है। तो ये इसको यहाँ ऑक्सीजन को हटा देगा और आपको यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिंक का यहाँ दो प्रकार का अयस्क है, पहला है सल्फाइड अयस्क और दूसरा क्या है, कार्बोनेट अयस्क। तो क्या आप बता सकते हैं सल्फाइड से हम लोग किस में बदलते हैं, एकदम सही, सल्फाइड से हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आप देख सकते हैं वायु भी उपस्थित है। तो जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसे हम लोग भर्जन कहते हैं, और उससे हम लोग धातु का ऑक्साइड मिलता है। अब यदि आपको धातु का ऑक्साइड मिल गया तो क्या आप बता सकते हैं इससे हम लोग कैसे धातु प्राप्त करेंगे। तो सीधे से इसको यदि हम लोग क्या करेंगे, इसका यदि हम लोग अपचयन करा देंगे तो ZnO है, इसका कार्बन की उपस्थिति में अपचयन यदि आप कराएंगे तो आपको ये धातु प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यह है कार्बोनेट अयस्क। किसका कार्बोनेट अयस्क है, जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। तो यहाँ पर सीमित वायु में यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत अधिक गर्म करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा जिंक का ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड वो कार्बोनेट से किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड। तो इसे क्या कहेंगे, इसे निस्तापन कहेंगे। और जब आपका जिंक ऑक्साइड मिल गया तो वापस इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपचयन कराएंगे, और जैसे ही अपचयन हो जाएगा तो आपको धातु प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको एग्जाम में पूछेगा कि जिंक सल्फाइड से कैसे जिंक धातु का एक्सट्रैक्शन होता है उसे लिखिए, तो ये वाला पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। यदि आपके एग्जाम पूछे कि ZnCO3 से जिंक का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है तो ये पहला स्टेप लिखेंगे और ये दूसरा स्टेप, और आपको इस प्रकार से यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाता है।
तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो हम लोग को धातु का ऑक्साइड मिल रहा है उससे फिर हम लोग धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कहे कि धातु के ऑक्साइड से धातु किन किन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप ये दो विधियां यहाँ पर लिख दें। लेकिन ऐसे जो आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि गर्म करके भी धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ये दोनों विधियां लिखनी है। तो यहाँ पर जो पहला विधि मैंने शुरू से आपको बताया है कि अपचयन के द्वारा हम लोग धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ZnO है और ये है ऑक्साइड, ये है धातु और ये धातु का क्या हो गया, ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जब इसको कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्साइड को वहां पर से हटा लेगा और यहाँ पर हम लोग को Zn प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन से अपचयन करा के भी हम लोग धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं, कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से उस तत्व को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये MnO2 है और यहाँ पर इसको यदि हम लोग एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा, मैंगनीज को वहां से विस्थापित कर देगा। मतलब क्या हो गया, ये मैंगनीज का ऑक्साइड था, जिस और ऑक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त करना है, धातु यानी कि मैंगनीज प्राप्त करना है। तो किसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैंगनीज को ही हटा दिया जाए तो मैंगनीज को कैसे हटा दिया जाए, एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया जाएगा। और जब एल्युमिनियम से यहाँ पर अभिक्रिया कराया जाएगा तो आप देख सकते हैं मैंगनीज यहाँ पर अलग हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दे रहा है, वहां पर विस्थापित कर दे रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यह आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड से आयरन प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसे आप एकदम याद कर ले क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं हमेशा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा उष्मा निकल रही है, इसका मतलब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिस कारण से ये जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर धातु, वह पिघली अवस्था में प्राप्त होता है और इस कारण से यहाँ पर ये बहुत अधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वास्तव में आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन 3 ऑक्साइड है, आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड है, और इसका अभिक्रिया किससे कराया गया, एल्युमिनियम से कराया गया। तो इससे जो हम लोगों को धातु प्राप्त होता है वो पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। उसका उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी को जोड़ने में किया जाएगा या फिर जो दरार है मशीनों में उसको जोड़ने के लिए किया जाएगा। तो यह है थर्मिट अभिक्रिया। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाया है और हम लोगों ने देखा है कि अभिक्रियाशीलता के अनुसार कुछ धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं और इनका निष्कर्षण कैसे इनके ऑक्साइड से किया जाएगा यह हम लोग को सीखना है। तो आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन धातुओं के ऑक्साइड से इनको अलग करने के लिए कार्बन का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन के द्वारा इनका अपचयन नहीं हो सकता है। यदि आपको कभी पूछ दे कि कार्बन के द्वारा इनका अपचयन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन धातुओं का जो बंधुता है वह कार्बन से ज्यादा किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। मतलब ये ऑक्सीजन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि कार्बन के द्वारा इसका अपचयन संभव नहीं है। तब फिर इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको प्रश्न आएगा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का
निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो विद्युत अपघटनी आपको मैं आगे की वीडियो में ज्यादा पढ़ाऊंगा। जब वहां हम लोग जो तत्वों का शुद्धिकरण है, इसका मतलब जो निष्कर्षण से प्राप्त तत्व है या फिर बोले जो धातु है, उन धातुओं का निष्कर्षण के बाद कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, वह जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस विद्युत अपघटनी अपचयन में कैसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम है, उसके गलित क्लोराइडों का हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। और विद्युत अपघटन में कैथोड होता है, एनोड होता है, आप जानते हैं। तो वहां पर हम लोगों को कैथोड पर धातु प्राप्त होता है, तो कैथोड पर धातु प्राप्त होगा तथा एनोड पर हम लोगों को क्लोरीन मुक्त होता है। और इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम आयन, जो कि कहाँ पे बन रहा है, मुक्त हो रहा है कैथोड पे। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये सोडियम धातु हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से एनोड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन मुक्त हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना विद्युत अपघटनी। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि धातुओं का परिष्करण कैसे होता है। तो धातुओं के परिष्करण का क्या अर्थ हुआ, जो धातुएं निष्कर्षण से हम लोग प्राप्त करते हैं वो 100% प्योर नहीं होती हैं, तो उन्हें और शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें परिष्कृत किया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातुओं का परिष्करण। तो यहां पर हम लोग को पढ़ना है विद्युत अपघटनी के द्वारा धातुओं का परिष्करण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और बच्चों को ये बहुत बार समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा आप देख सकते हैं कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन धातुओं का परिष्करण किया जाता है, मतलब कि इसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक विद्युत अपघटनी का यूज करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोड का यूज करते हैं, कैथोड का यूज करते हैं, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ हम लोग विद्युत अपघट्य का भी प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा फिर हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो एक एक पॉइंट को आप समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी कॉपर का कैसे हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। इसका मतलब है कि कॉपर का परिष्करण हम लोग कैसे करेंगे। तो कॉपर के परिष्करण के लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें उपयोग में लानी है, आपको सबसे पहले एक विद्युत अपघटनी का उपयोग में लाना है। सबसे पहले क्या हो गया, विद्युत अपघटनी। तो इसके बाद जो कॉपर आपने निष्कर्षण के बाद प्राप्त किया है वह कैसा कॉपर है, अशुद्ध कॉपर। तो अशुद्ध कॉपर को हम लोग किस चीज के रूप में उपयोग करते हैं, एनोड के रूप में। और इसके बाद हम लोग शुद्ध कॉपर कुछ लेते हैं, शुद्ध कॉपर कुछ लेंगे, बहुत पतला कॉपर लेंगे, और उसको किस रूप में यूज करेंगे, कैथोड में। तो आप याद रखिए अशुद्ध कॉपर जो कि बहुत बड़ा होगा आपका, वह किस रूप में होगा, वह होगा एनोड के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। और जो शुद्ध कॉपर है उसे हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, कैथोड के रूप में। तो हो सकता है आप एग्जाम में से भूल जाएं, तो आपको याद रखना है कि इसके जस्ट नीचे यहां पर आपको एनोड पंख यहां पर लिख देना है। और ये एनोड पंख क्या आप जानते हैं कि क्या है, तो जब यहां से कॉपर शुद्ध हो जाता है तो उससे जो गंदगी नीचे जम जाता है, उससे निकलकर जो गंदगी नीचे जम जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो आप जब यहाँ एनोड पंख लिखते हैं तो एनोड पंख के ऊपर ही आपको क्या बना देना है, एनोड बना देना है। और आप बताइए कि इससे गंदगी नीचे गिर रहा है, तो ये शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, तो ये अशुद्ध होगा। इसका मतलब अशुद्ध कॉपर को आपको क्या बनाना है, एनोड बनाना है। कभी कभी बच्चे इसको कैथोड लिख देंगे, इसको एनोड लिखेंगे, या एग्जाम में कंफ्यूज रहेंगे किधर कैथोड बनाऊं किधर एनोड बनाऊं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपको क्या कर देना है, जहां एनोड पंख आप लिखेंगे उसके ऊपर आपको एनोड बनाना है। और ये क्या हो गया, अशुद्ध कॉपर, और ये बड़ा होगा। और जो शुद्ध कॉपर हम लोग लेते हैं वो पतला सा इस प्रकार से होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वायरिंग कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें
जो विद्युत अपघट्य है, मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको केमिकल भी डालना होगा जिससे कि यह प्रक्रिया हो सके कि आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। और विद्युत अपघट्य के रूप में आपको एकदम याद रखना है कि जिस धातु को आप यहाँ शुद्ध कर रहे हैं उसी का यहाँ पर आपको साल्ट लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉपर को शुद्ध कर रहा हूं, तो कॉपर का यहाँ पर हम लोग साल्ट लेंगे और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। ठीक इसी प्रकार से यदि आप जिंक को यहाँ पर प्योर करना चाहते हैं तो जिंक का साल्ट लेंगे। इस प्रकार से आपको साल्ट यहाँ पर जो केमिकल चूज करना है वो आप बहुत ध्यान से चूज करना होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि आखिर कैसे यहाँ से अशुद्ध कॉपर हटता है और यहाँ पर आता है। तो उसे ही हम लोग यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, त्याग कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, 2 ऐसे लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऐसे दिखा सकते हैं, 1 लिखने का जरूरी नहीं है, या आप लिख भी सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर 2+ यानी कि कॉपर पॉजिटिव आयन बनाएगा, धनायन बनाएगा, ये आपने सीखा हुआ है। तो ये जो बताया जा रहा है यहां पर, यह बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन को जहां पर दिया जाता है, जहां पर त्याग किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इसका मतलब एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। और इसे हम लोग रसायन की भाषा में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। मतलब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब यहां पर क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन देता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। यह भी आप ध्यान रखिए। अब यदि मैं आपको यह सिखाऊं कि कॉपर 2+ है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉपर 2+ है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है? तो इसका उत्तर है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। तो यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फिर तो ये कॉपर हो जाना चाहिए। यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तब इसको कोई और 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि यदि कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वापस से क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। यदि आप इसको समझ गए हैं तो यहां पर हम लोग को यही यहां समझना है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एनोड पर आखिर क्या होता है। तो एनोड पर जैसे मैंने बताया यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन यहां पर अलग अर्थ में पढ़ना हम लोग को, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन। इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का देना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो ये आप याद रख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रक्रिया यहां पर हो रही है और कैसे हम लोग को शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो कॉपर है ये पूरा क्या है? कॉपर का बना हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहां पर ये जो विद्युत अपघट्य ये टूटना शुरू करेगा, और ये Cu2+ SO4 2- में टूट जाएगा। इसका मतलब विद्युत अपघट्य में आपको कॉपर पॉजिटिव आयन मौजूद रहेगा। ठीक इसी समय आप देखेंगे कि यहां से कॉपर 2+ आयन ये बनेगा और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे ही कॉपर 2+ आयन बनेगा, इसमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने यहां बताया कॉपर था, ये कॉपर है, कॉपर से कॉपर 2+ आयन बनाया और इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हुए इस साइड में आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? उपचयन बोलते हैं। और यहां पर आपको यह ध्यान देना होता है कि जो एनोड है उस पे होता है ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, और जो कैथोड है उस पर होता है अपचयन।
तो आप बोलेंगे कि अपचयन किसे कहेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उसे बोलते हैं अपचयन यानी कि रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो इसको आपको एकदम याद कर लेना है, और उसी के नाम पे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और इसे क्या बोलेंगे, कैथोड। तो एनोड पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, त्याग हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड। यदि यहां इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। ये आपको याद रखना है। तो अब जैसे मैंने बताया, यहां से कॉपर आयन निकलेगा और यहां पर इस केमिकल में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर की ओर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉपर जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, या फिर ये बोलें कि ये जो विलयन है इसमें से कॉपर आयन है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये कॉपर बनाएगा, और जब ये कॉपर बनाएगा तो ये इसके ऊपर जमता चला जाएगा इस प्रकार से। तो यही प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगी। इधर से कॉपर आयन निकलेगा और ये कॉपर बन के यहाँ पर जमा हो जाएगा, कॉपर आयन निकलेगा और कॉपर बन के जमा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से कॉपर क्या होता जाएगा, पतला होते जाएगा। इस प्रकार से ये कॉपर क्या होता जाएगा, पतला होते जाएगा, और जो शुद्ध कॉपर है वो यहाँ पर जमा होता चला जाएगा। और जब कॉपर आयन यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ जमा हो रहा है तो इसमें जो गंदगी है वह नीचे जमा होते जाएगा और ये बन जाएगा एनोड पंख। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अंतिम में जब हमारा प्रक्रिया पूर्ण होते हुए रहेगा तो ये फिर एकदम पतला बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोटा बन जाएगा। और हम लोग को शुद्ध जो कॉपर है वो कहाँ प्राप्त होगा, वह कैथोड पर प्राप्त होगा। तो यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि शुद्ध कॉपर कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होता है। अब आपने समझ लिया कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर पकड़ रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, और एनोड पर क्या होता है, उपचयन। ये बातें भी आप याद कर सकते हैं जो कि आपको आगे बहुत काम करेंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अशुद्ध जो धातु था उसका जो गंदगी है वह एनोड पंख के रूप में प्राप्त हो रहा है, और जो शुद्ध धातु यहाँ पर आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से विद्युत अपघटनी का उपयोग करके अन्य क्रियाएं भी होती हैं। जैसे मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि वहां पर आपको एक कैथोड उपयोग करेंगे, एनोड उपयोग करेंगे। कैथोड पर आपको क्लोरीन प्राप्त होगा, एनोड पर आपको सोडियम प्राप्त होगा। तो ठीक वहां भी ऐसे ही प्रक्रिया होती है। वहां भी एक जगह आपको क्या होगा, उपचयन होगा, और दूसरी जगह क्या होगा, अपचयन। तो एनोड पर हमेशा उपचयन होगा और कैथोड पर क्या हो गया, अपचयन होगा, और उससे आपको धातुएं प्राप्त होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आप लास्ट टॉपिक देख सकते हैं, वह है संक्षारण। इससे भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ा है कि जब धातुएं आर्द्रता या फिर कोई अम्ल और केमिकल के संपर्क में आता है तो वे संक्षारित हो जाती है, मतलब वे खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातुओं का संक्षारण, कोरोजन। तो हम लोग देखेंगे कि धातुओं का संक्षारण में कुछ बातें जो बताई गई है, जैसे कि सिल्वर है, तो सिल्वर जब इसका संक्षारण हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। और सिल्वर के संक्षारण में क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। तो जो सिल्वर है वह सल्फर से अभिक्रिया करेगा और उसके द्वारा ये सिल्वर सल्फाइड बनेगा। मतलब कि जब सिल्वर का संक्षारण होता है तो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, और उसका रंग क्या हो जाता है, काला। ये बात आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से कॉपर का जब संक्षारण हो जाता है तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कॉपर का जब संक्षारण हो जाता है तो वह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये गलत है। कॉपर का जब संक्षारण होगा तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। तो ये जब बनता है तो कॉपर क्या हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। आपने भी देखा होगा आपके घर में जो कॉपर होगा उसके ऊपर हरा हरा कुछ परत जम रहा है। तो वह क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ रहा है और वो क्या हो रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वह खराब हो रहा है। और यह कैसे होता है, तो जब यह आर्द्र CO2 के संपर्क में आता है कॉपर, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो लोहा है, आयरन है, वह जंग लगना आपने पहले से पढ़ रखा है। तो आयरन जो है उसमें जंग लगेगा तो भूरा रंग का हो जाएगा, और
वह जंग कैसे लगता है? तो आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर उसको जंग लगता है और उसमें वह क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद हम लोग देखें कि यदि संक्षारण होता है तो उसको उसके रोकने के क्या, रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके या फिर एनोडाइजिंग करके उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे हम लोग अपने धातुओं का बचाव कर सकते हैं। इसी में एक आता है कि यशद लेपन किसे कहते हैं? तो जब धातुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यशद लेपन बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उसको संक्षारण से बचाने के लिए उसको मिश्र धातु भी बनाते हैं। उसको मिश्र धातु भी आपके बुक में लिखा हुआ है। तो मिश्र धातु में आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं को जब एक खास अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। और उस प्रकार से भी धातुओं के संक्षारण को हम लोग बचा सकते हैं। तो उसमें जो मेन धातु होता है उसको पहले गलित अवस्था में लाते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा धातु होता है उसको उसमें क्या करते हैं? डालते हैं और उसके बाद मिश्र धातु तैयार होता है। यदि मिश्र धातु में आप देखेंगे कि एक धातु पारा होता है तो उसका नाम पड़ जाता है अमलगम। जैसे एक धातु तो कोई अन्य धातु रहेगा लेकिन एक मिश्र धातु क्या रहेगा? पारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। इसके बाद आपको ये तीन याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोल्डर का उपयोग किया जाता है। और जो सोल्डर होता है वह लेड तथा टिन का क्या होता है? मिश्रातु होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो कांसा है वह कॉपर और एसिन का मिश्रातु होता है, टिन का मिश्रातु होता है, पीतल होता है वह कॉपर और जिंक का मिश्रातु होता है। तो इसको आपको याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।